हेलो फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हमारा राष्ट्रीय स्तर का माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम केंद्रीय न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो न्यायपालिका न्यायपालिका जो कि संघीय शासन में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य रखा गया है, क्योंकि शक्तियों के विभाजन के कारण संघ तथा प्रायः विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। अब इसका सिंपल प्रोसेस में अर्थ समझिए कि हमारे राष्ट्र के अंतर्गत तीन विधायिका कार्य कर रहे हैं। एक तो राष्ट्रपति है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो हमने राष्ट्रपति के विषय में चर्चा कर लिया है और कार्यपालिका के विषय में भी चर्चा कर लिया है। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका। तो दो लेक्चर हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वहाँ देखिए। और आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को निष्पक्ष यानी बिना किसी रोक टोक के न्याय देने को स्वतंत्र और तत्पर रहें, ऐसी न्यायपालिका बनानी है, न कि सरकार के दबाव में आकर वह न्याय करे। इसलिए हमारे संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत अपनाया गया है कि शासन में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य किया गया है। इसमें किसी प्रकार के विवाद हो या फिर बाहरी शक्तियों के दबाव से मुक्त है। ये बिल्कुल मुक्त है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष अपनी इच्छानुसार उचित न्याय प्रदान कर सकता है। इन विवादों के निपटारा करने तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगले स्टेप में हम समझते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, परंतु संघात्मक सिद्धांतों के अनुसार केंद्र तथा राज्यों में पृथक पृथक न्याय प्रबंध नहीं किया है। हमारे भारतीय संविधान के उन महान विविधताओं ने बहुत ही सरल और न ज़्यादा सरल बनाया है और न ज़्यादा ही कठिन। उसे सिंपल प्रोसेस में कहा गया है कि केंद्र और राज्य में पृथक पृथक न्याय नहीं होनी चाहिए। जो केंद्र में न्याय है उसी प्रकार राज्य में भी न्याय लागू किया जाना चाहिए, बल्कि एकात्मक न्याय प्रणाली की व्यवस्था यानी व्याख्या की गई है। एकात्मक न्याय प्रणाली में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि ये केंद्रीय न्यायपालिका है। राष्ट्रीय न्यायपालिका इसे सभी न्यायालयों का सर्वोच्च और उत्तम माना गया है। न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र न्यायालय माना गया है। राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा उच्च न्यायालय की चर्चा 214 से लेकर के 232 तक वर्णन है। और वहीं हम अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा करें तो उनकी व्याख्या जो की गई है अनुच्छेद 233 से 237 तक वर्णन है। भारत में पिरामिडाकार एकल संगठित न्याय प्रणाली है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। तो आप लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इसके बैकग्राउंड को समझा होगा। ये कैसा लगा आप लोग इस कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। चलिए हम सर्वोच्च न्यायालय का एक एक पॉइंट को कंसेप्ट के साथ समझेंगे, जिससे हमारे पेपर में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि इस चैप्टर में यदि आप लोग एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आप लोगों को पेपर छूटने का
आशंका बना रहता है, क्योंकि आप लोग जब एमसीक्यू लगाते हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू लगाते हैं, और यदि आप लोगों के उसमें अच्छे से रिवीजन हो जाता है तो कह सकते हैं कि आपकी मार्क्स जो है बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार आप लोग कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एमसीक्यू का रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की सबसे बड़ा न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इसके अंतर्गत दिए गए निर्णय अंतिम माने जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का सबसे बड़ा न्यायालय माना गया है। इन निर्णय के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इसका वर्णन देखें तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक वर्णन है। अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। तो यहाँ से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनता है, और यहीं से पेपर में आयोग पूछता है कि किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। तो आप लोगों को बताना है कि अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। अब इसके संगठन के बारे में समझते हैं कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने अन्य मेंबर होते हैं। उन सभी का अध्ययन हम इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो संगठन की चर्चा करें तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायपालिका के अंतर्गत बताया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और यदि कमी पड़ जाती है तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह न्यायाधीशों को बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने चर्चा कर रहा था कि संगठन में तो एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। संसद को बढ़ाने की शक्ति है न्यायाधीशों की। वर्तमान में कुल न्यायाधीश 34 हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन 34 न्यायाधीशों के अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो अन्य तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127(1) में है। यदि किसी कारणवश न्यायालय की बैठक करने के लिए गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो राष्ट्रपति अग्रिम स्वीकृति द्वारा मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए हम एक बार तदर्थ न्यायाधीश के बारे में समझाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? अनुच्छेद 127(1) में वर्णन है कि यदि बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो राष्ट्रपति अग्रिम स्वीकृति यानी मुख्य न्यायाधीश की अनुमति या सलाह मान सकते हैं, या फिर कुछ भी मान सकते हैं। उनकी सलाह एवं सहायता से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति
राष्ट्रपति जो कि कॉलेजियम की सलाह से करते हैं। नियुक्ति जो कि अनुच्छेद 124(3) में कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक लगातार कार्य में उच्च न्यायालय में किया हो, किसी एक या 2 इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। नियुक्ति के बारे में समझिए कि आर्टिकल 124(3) में कहा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। और दूसरा स्टेप क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत किया हो। पहला स्टेप क्या है कि 5 वर्ष या उससे अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। और दूसरा कंडीशन क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक वह उच्च न्यायालय में वकालत किया हो, यानी वकील के रूप में कार्य किया हो, तब वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इनकी पदावधि के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति आयु 65 वर्ष तक है। महाभियोग राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को बुरे व्यवहार या अयोग्यता के कारण ही 65 वर्ष से पहले भी पदच्युत कर सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया है, वह व्यक्ति किसी कारणवश कुछ दूसरे कार्यों में लगा हुआ हो, या फिर वेतन में लगा हो, या फिर उनके व्यवहार अच्छे ना हो, राष्ट्रपति की नज़र में अच्छे ना हो, तब राष्ट्रपति महाभियोग के कारण उन्हें हटा सकते हैं। संसद में 2/3 बहुमत पारित किया जा सकता है। पारित होने के बाद इसमें निर्धारित किया गया कि लोकसभा की न्यूनतम 100 अथवा राज्यसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों का होना अनिवार्य बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं कि प्रथम महाभियोग पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी रामास्वामी के विरुद्ध लगाया गया था। 1991 में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया एक समान बताया गया है। चाहे हम सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करें या फिर उच्च न्यायालय, इन दोनों के मुख्य न्यायाधीशों की महाभियोग लगाने की प्रक्रिया सेम है, एक समान है। अनुच्छेद 124(6) में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि मुख्य न्यायाधीश बनता है तो वह शपथ किनके समक्ष लेंगे, चाहे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए व्यक्ति के समक्ष वे शपथ लेंगे। अगला है अनुच्छेद 124(4) में कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को बुरे आचरण या अयोग्यता के कारण पदच्युत कर सकता है। अनुच्छेद 124(2) बताया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है और इनकी छुट्टियों के विषय में चर्चा की गई है तथा पेंशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 146 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे। अनुच्छेद 124(7) में कहा है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, वह भारतीय क्षेत्र में पुनः किसी भी न्यायालय या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। इसमें कंसेप्ट है कि आर्टिकल 124(7) में कहा है कि जो व्यक्ति मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो उन्हें कहा गया है कि पुनः उसी पद पर वह सेम पद पर नहीं बन सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, किसी भी न्यायालय या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते।
जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वापस पुनः वह मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता है। अन्य न्यायाधीश की चर्चा करें तो वापस वह पुनः अन्य न्यायाधीश नहीं बन सकता है। और न ही निचले, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में है और उससे मन हुआ कि मैं उच्च न्यायालय में जाकर वकालत कर सकता हूँ, तो वहाँ भी नहीं कर सकता है वो। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहला समझते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। जब आपके प्री एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आरंभिक क्षेत्राधिकार, इसी को हम मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है आरंभिक क्षेत्राधिकार और कभी कभी पूछ लेता है मूल क्षेत्राधिकार। मूल का अर्थ है आरंभ। आर्टिकल 131 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार की व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के बारे में बताई गई है। मूल अधिकार और मूल अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकार से संबंध, ये हमारे न्यायपालिका का मूल अधिकार है। इसके अंतर्गत जिसे हम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, तो उस प्रकार के मूल अधिकार है। इन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आरंभ किए जा सकते हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यही बताया गया है कि कोई भी नियम कानून हो उसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है। और इसमें कहा गया है कि एक ओर तो भारत सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हों। यदि कोई विवाद होता है तो मान लीजिए एक तरफ भारत सरकार है और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हैं। इन विवादों का निपटान उच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। इन्हें न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर ये दोनों के टकराव की वजह से होता है, तो इसका निर्णय केंद्रीय न्यायालय ही कर सकता है। एक और भारत सरकार के साथ एक या एक से अधिक राज्य हों तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्य हों। जाहिर सी है कि बहुत ज़्यादा जब राज्य आपस में विद्रोह करते हैं, नहीं, विद्रोह कहने का अर्थ यह नहीं है, तानाशाही कहते हैं, कह सकते हैं, या फिर विवाद उत्पन्न होना, ये इन विवादों को निपटाने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं है, क्योंकि हर एक राज्य में उच्च न्यायालय है, तो अपने अपने राज्य में निपटारा नहीं कर सकते। इसलिए उन सभी का मुखिया बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इन सभी का न्याय जो कि देगा उच्च न्यायालय ही देगा, उच्चतम न्यायालय ही देगा। और तीसरा कंसेप्ट है कि दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद हों, बीच विवाद, तब पर भी वहाँ पर जाना आवश्यक है। अगला है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित अभियोग भी सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यदि मौलिक अधिकार से भी संबंधित हो तो यह भी आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका या रिट देने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ऐसे विवादों की सुनवाई अन्य न्यायालय ही नहीं कर सकती है, इसे सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीली क्षेत्राधिकार का आरंभ माना जाता है निम्न न्यायालय से। यह कहा जाता है कि निम्न न्यायालय में कोई भी मामला जाता है तो उसका निपटारा
निम्न न्यायालय यदि नहीं कर पाता है तो उससे ऊपर के न्यायालय करता है। यदि उससे ऊपर का न्यायालय भी नहीं कर सकता है तब जाके सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो यहाँ पर यही वर्णन है कि निम्न न्यायालय में होता है परंतु उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अपीली अधिकार जो कि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। संवैधानिक अभियोजन इसमें 132 में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय, डिग्री है, आदेश है के विरुद्ध अपील की जा सकती है। और संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न है, यदि मान लीजिए कि आपने कोई डिग्री हासिल किया है और उसे किसी राज्य के यदि आपने कोई डिग्री हासिल किया है और उस डिग्री को कहीं लगा रहे हैं तो डिग्री मान लीजिए कोई फर्जी बता रहे हैं तो इसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। या फिर संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न हो, यहाँ पर भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। दीवानी मामले हो या फौजदारी, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। दीवानी या सिविल, इसकी चर्चा 133 में सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी मामलों में चर्चा की गई। अभियोग के निर्णय के विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार है। फौजदारी या दंडिक, अनुच्छेद 134 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित फौजदारी अभियोग में सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार बताए गए हैं, अधिकार प्राप्त है। विशेष अपील सुनने का अधिकार कहाँ पर है कि आर्टिकल 136 में सर्वोच्च न्यायालय अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकते हैं। इसमें कहा है कि 136(1) में भारत की भूमि पर स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी विषय संबंधी दिए गए निर्णय की चर्चा के बारे में सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकते हैं। इसमें कहा है कि परिणाम हो या दंड आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा स्वेच्छानुसार दे सकता है। ये सारी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। अब हम देखते हैं परामर्शदात्री संस्था अधिकार। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को किन्हीं वैधानिक समस्याओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। अभियोग को स्थानांतरित करने की शक्ति आर्टिकल 139 में है, जिनका संबंध एक ही प्रकार के कानूनों से होनी चाहिए। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसमें संपूर्ण कार्यवाहियां तथा निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को बदल सकता है। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसे यदि आप लोग भूल जाते हैं तो 1 नंबर आप लोगों का मिस हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि यह आर्टिकल 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने जो भी निर्णय किया है उस निर्णय को वह बदल सकता है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि वो पहले नियम में दूसरा न्याय दिया है और दूसरे में दूसरा दिया है तो उसको भी बदल सकता है, चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय दें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार आप लोग कमेंट करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम एक एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।